अब लायला के वहां से जाने की वजह से डेन थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसकी मॉम कहती हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे, कैपिटल में जाओगे, तब तुम उससे जरूर मिलोगे और तब तक तुम और ज्यादा हैंडसम हो जाओगे। और इस टाइम पर डेन को भी पता चल जाता है कि उसे कभी ना कभी यहां से जाना पड़ेगा। और इसी सेम टाइम पर न जाने उनका दिमाग बार बार उसी लड़के की तरफ जा रहा है जिससे वो पहले मिले थे बैटलफील्ड पर, जिसका नाम शायद एग्रिक था। जब भी वो डेन की तरफ देखते थे उसे एग्रिक की ही याद आ रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर एग्रिक जिंदा रहता तो उस एम्पायर का एक हेक्सा क्लास नाइट जरूर बनता। इसलिए वो उम्मीद करता है कि जब डेन बड़ा हो जाएगा वो उससे जरूर मिलेगा। और उसके बाद हमें डेन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद, जहां पर वो अपने अंडे के सामने बैठा होता है, मतलब जो उसकी बहन की तरफ से उसे अंडा मिला था, और उसे वो सुबह शाम मैना फीड करता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा था। और वो सोचने लग जाता है क्या मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूं। अब उसे इतना तो पता था कि इसमें एक स्ट्रेंज फेमिलियर है जिसमें कोई भी जो समनर नहीं भी है वो भी अपना मैना फीड कर सकता है, और उसके बाद जब ये एग हैच होगा तो उस फेमिलियर का मास्टर बन सकता है और उसे हमेशा के लिए क्लेम कर सकता है। जो समन टेम्परेरी होता है वो ये परमानेंट हो जाता है। लेकिन उसे पता था कि मैना फीड करने के अलावा, जो कि इसका मैना सेम होना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ अंडे कभी भी हैच नहीं होते क्योंकि वो कंडीशंस कभी पूरी ही नहीं होती। और वो बस उम्मीद करता है कि इस अंडे के साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उसने अपने मैना का फ्लो चेंज कर लिया था, स्टाइल चेंज कर लिया था, ड्यूरेशन चेंज कर ली थी, पावर चेंज कर ली थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा था। एक और बार ट्राई करने के बाद वो अंडे को वहीं पर रख देता है और सोचता है कि यार मैं थोड़ा सा ज्यादा ग्रीडी हो रहा हूं, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट्स तो नहीं आते हैं। अब वो अपने मन को मना रहा था। तभी बटलर वहां पर आता है और कहता है कि यंग मास्टर क्या आप तैयार हैं? और तभी वहां पर वो अंडा ग्लो करने लग जाता है और कुछ आवाज करता है। डैनी अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है कि कुछ हुआ? वो बटलर भी अंदर आता है और कहता है कि वो आवाज कैसी थी। और डैनी कहता है कि रुको एक बार मुझे ये अंडा चेक करने दो। लेकिन एक बार फिर से वो ऐसे ही एक्साइटेड हो गया तो उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि उसे कोई भी चेंज महसूस नहीं हो रहा। तो उसके बाद बटलर उससे पूछता है कि क्या एग में कोई चेंज आया है? और वो कहता है कि नहीं, शायद मैं बस इमेजिन ही कर रहा था। उसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं जहां पर वो फ्लॉलेसली बहुत ही कमाल के स्वॉर्ड्समैनशिप के मनूवर्स करता है, जो देखकर वो बटलर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आपने स्वॉर्ड्समैनशिप कब सीखी? लेकिन डेन उसे ब्रश ऑफ कर देता है कि यार कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहता था कि ये कैसे काम करती है और कुछ नहीं। लेकिन बटलर उसकी तारीफ करता रहता है और कहता है कि आप कमाल के हैं, आप स्वॉर्ड्समैनशिप में भी गिफ्टेड हैं। और डेन सोचता है कि यार नए वेपन्स को सीखना कितना ज्यादा एक्साइटिंग था। उसे स्पीयर यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि कहीं वो अपना टच भूल तो नहीं गया है, कहीं वो अपनी सारी स्किल्स भूल तो नहीं गया है, क्योंकि उसके फादर उसे बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। और उसके बाद बटलर वहां पर उसके लिए स्वीट्स लेकर आ जाता है ताकि डेन कुछ खा सके इससे पहले कि वो दोबारा ट्रेनिंग शुरू करे। उसके बाद हमें उसके फादर दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्हें हर साल ये बैंक्वेट अरेंज करना पड़ता है। लेकिन वो इस चीज को सोचकर खुश थे कि बहुत सारे नोबल्स साउथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सोग्रेस फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। जब से वॉर खत्म हुई है, साउथ साइड ने सारी की सारी लग्जरीज को, अच्छे वेदर को, सारी चीजों को एंजॉय किया है जो कि सारे नोबल्स चाहते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर आते भी हैं। तो उनके दिमाग में ये इंटरेस्ट तो ऑब्वियस था, लेकिन उससे भी ज्यादा सारे के सारे नोबल्स इंटरेस्ट ले रहे थे डेन में, जिसे कि सारी अटेंशन मिल रही थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि वो एक जीनियस है, जो कि वो है भी। और तो और यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था उन दोनों बाप बेटों के साथ, वो इंसिडेंट भी काफी आगे चला गया था, लेकिन डेन ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। उसने सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली बताई और बड़ों के लिए फैसला छोड़ दिया था। वो कभी कभी सोचते हैं कि डेन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ही मैच्योर लगता है, उसे थोड़ा तो बच्चों जैसा बिहेव करना चाहिए। उसके बाद टाइम हो जाता है डेन के साथ ट्रेन करने का, इसीलिए वो वहां पर जाने लगते हैं। और उससे पहले लेजेंडरी स्पीयर ड्रैगन टेल को अपने साथ लेकर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज मैं डैनी को इसे यूज करने दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि डेन एक स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और वो सोचते हैं कि आखिरकार डेन स्वॉर्ड क्यों यूज कर रहा है। और उसके बाद उनका दिमाग जंप करता है ड्यूक टर्मियन की तरफ कि उसी ने जरूर कुछ कहा होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेन, जो कि इतने लंबे टाइम से ऑलमोस्ट उसकी पूरी जिंदगी स्पीयर से ट्रेन कर रहा है, वो तलवार को क्यों उठाएगा। लेकिन फिर भी वो वहां पर प्राउडली खड़े होकर देखते रहते हैं कि उनका बेटा
इतने कमाल के मनूवर्स परफॉर्म कर रहा है जो कि एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और वो सोचते हैं कि इसने इतने कम टाइम में ये सब कुछ कैसे सीख लिया, लेकिन उन्हें भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ये तलवार के साथ भी गिफ्टेड है, ये बच्चा गिफ्टेड ही पैदा हुआ है। फाइनली उसके फादर उसे बुलाते और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ कब सीखा। आप जब डेन का सीक्रेट बाहर आ ही चुका है तो डेन रिवील करता है कि ऑनेस्टली मैंने ये कभी नहीं सीखा था, जिससे उसके फादर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या ये तुम्हारा एक और हिडन टैलेंट है। और उसके फादर फिर जो उनके मन में आ रहा होता है वो आउट लाउड बोलने लग जाते हैं कि तुम स्पीयर में अच्छे हो, असैसिनेशन में अच्छे हो, समनिंग में अच्छे हो, मैजिक में अच्छे हो, स्वॉर्ड्समैनशिप में भी अच्छे हो। अगर कोई और बच्चा होता और कोई मुझे कहता कि एक 7 साल का लड़का इन सारी चीजों में इंसेनली टैलेंटेड है तो मैं कभी यकीन नहीं करता। और इसके बाद उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम क्यूरियस हो कि इन दीवारों से बाहर किस तरह की दुनिया है। और डेन वहां पर कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके फादर का ये सवाल पूछने का आखिरकार रीजन क्या है। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, और मैं ये सच में बिलीव करता हूं कि तुम्हारे इंसेन टैलेंट्स के लिए ये कंट्री बहुत ज्यादा छोटी है। तुम्हें इन 4 दीवारों से हमारी टेरिटरी से बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर तुम यहां पर रहोगे तो तुम हार जाओगे। क्योंकि शेर का काम होता है जंगल पर राज करना, एक पिंजरे में बैठना नहीं। और उस टाइम पर डेन थोड़ा सा उदास हो जाता क्योंकि उसके फादर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसे जिंदगी भर के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते। इसीलिए वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मुझे बाहर की दुनिया के बारे में पता चलेगा। उसके बाद उसके फादर स्माइल करते और कहते हैं कि तो अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें बाहर की दुनिया के लिए प्रिपेयर किया जाए। उसके फादर कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे, लेकिन कभी कभी ये जरूरी भी होता है। उसके बाद उसके फादर उसे दिखाते वो स्पीयर जो उसके लिए लेकर आए थे, और डेनी को ज्यादा टाइम नहीं लगता उसे रिकॉग्नाइज करने में। और उसके बाद उसके फादर भी उसे क्लियरली बता देते ये है लेजेंडरी स्पीयर ड्रैगन टेल, जो कि मेरे फर्स्ट बर्थडे पर रिएक्ट किया था, जिसकी वजह से मैं एक स्पीयरमैन बना था। वो स्पीयर को आगे करते और डेन को कहते हैं कि अब तुम इसे पकड़ कर देखो। और जैसे ही डेन उसे ग्रैब करता है उसे इंसेन पावर उसके अंदर फ्लो होते हुए दिखती है और वो स्पीयर रिएक्ट करता है। और उसके फादर स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, उससे भी ज्यादा जब तुम 1 साल के थे। उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मास्टर स्पीयरमैन बनाऊंगा इससे पहले कि तुम इस टेरिटरी को छोड़कर कैपिटल में जाओ, तो इसलिए तैयार रहना। और वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन ये ड्रैगन टेल तुम्हारा होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा ताकि तुम इसे प्राउडली वील्ड कर सको। डेन प्रॉमिस करता है कि वो हार्ड वर्क करेगा और उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा। उसके ट्रेनिंग के बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो वहां पर वो क्यूरियस होता है कि बाहर की दुनिया होती कैसी है, क्योंकि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में बैटलफील्ड पर होता था वहां पर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता था कि यार बाहर की दुनिया कैसी होती होगी, क्योंकि वो पैदा एक बैटलफील्ड में हुआ था और एज अ सोल्जर उसे बस इतना ही पता था कि यहाँ लड़ाई होती है, कैंप को क्लीन करना होता है, उसके बाद खाना ढूंढना होता है, खाना बनाना होता है, खाना होता है, और उसके बाद दोबारा लड़ना होता है। और उस टाइम पर उसके सामने बस 2 ही ऑप्शंस थे, या तो लड़ते लड़ते वहां पर मर जाएगा या फिर ये जब वॉर खत्म होगी तब जाकर कुछ होगा। लेकिन अब फाइनली उसके सामने एक नॉर्मल लाइफ थी जहां पर वो टैलेंटेड भी है, उसके बाद अच्छी फैमिली भी है, उसकी फैमिली उससे प्यार भी करती है, और वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि ये दुनिया क्या ऑफर करती है। और वो बस इमेजिन ही कर सकता है कि बैटलफील्ड के बियॉन्ड क्या है। लेकिन अब वो पहले वाला इंसान नहीं है, वो डेन सोग्रेस है। उसे पता नहीं था कि दुनिया उसके टैलेंट्स को कैसे रिसीव करेगी, उसकी तरफ कैसे देखेगी कि उसके पास इतने सारे टैलेंट्स है। लेकिन अब वो फाइनली वो कर सकता है जो वो चाहता था, वो वहां घूम सकता है जो वो चाहता था। और आज से पहले बस वो यही चाहता था कि उसके पास एक फैमिली है और वो इस वार्मथ को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन जैसे उसके फादर ने ये सवाल पूछा उसकी सोच थोड़ी सी बदल गई थी और अब वो क्यूरियस है जानने के लिए। और तभी उसकी मॉम वहां पर आती है, जिसे देखकर डेन थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो जाता है और वो कहता है कि मॉम आप यहाँ पर कब आई। और वो कहती हैं कि तुम इतनी डीप थॉट में थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला, और प्रोबेबली वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो एक मास्टर असैसिन है, तो वो क्वाइटली यहाँ पर आ गई होंगी और डेन को ऑब्जर्व कर रही होंगी। और उसकी मदर भी उससे पूछती है क्या तुम क्यूरियस हो बाहर की दुनिया को लेकर, और वो कहता है कि हाँ, जैसे ही डैड ने मुझे पूछा था मुझे लगा कि बाहर कुछ तो ऐसा हो सकता है जो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद डेन सॉरी बोलने लग जाता है, लेकिन उसकी मदर उसे हग करती है और कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डेन कहता है
कि मेरी दोनों बहनें जा चुकी हैं और अगर मैं भी चला जाऊंगा तो आप दोनों ही अकेले हो जाओगे। और उसकी मदर कहती हैं कि आई विश कि तुम मेरे साथ और ज्यादा लंबे टाइम तक रह पाते, लेकिन तुम्हारे टैलेंट्स इतने इंसेन है कि अगर तुम नहीं जाओगे तब भी दुनिया तुम्हें बुलाएगी। तो उसे कहती हैं कि तुम सही टाइम आने पर यहाँ से जाना और जो चाहे वो चीज करना। और डेन प्रॉमिस करता है कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा तब भी मैं यहाँ पर वापस आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि मैंने दुनिया में क्या देखा, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया। और उसकी मदर कहती हैं कि फाइनली अब मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा दुनिया में भेजने से पहले, जैसे कि उसके फादर प्लान कर रहे थे। और जब डेन उनसे पूछते हैं कि आप मुझे क्या सिखाएंगे, और वो कहते हैं कि असैसिनेशन के बारे में सब कुछ, और वो अपनी सारी स्किल्स के बारे में बताना शुरू करती है। और डेन को रियलाइज हो जाता है कि जाने से पहले ये दिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होंगे और मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और एल्टियन एम्पायर के सदर्न साइड पर हमें दिखाया जाता है, जो कि सॉग्रेस काउंटी है, मतलब जहां पर डेन और उसकी फैमिली रहती है। इस रीजन को जाना जाता अपने वार्म क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और ये एम्पायर का एक की रीजन बन गया था क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, रिसोर्सेज बहुत सारे थे, और काउंट सॉग्रेस की रूलिंग की वजह से यहाँ पर सारे लोग खुश ही रहते थे और वो अच्छा कमाते भी थे, खुश रहते थे, और एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहता था। अब जब रेबल फोर्सेज भी यहाँ से जा चुकी हैं और वहां पर एक ब्राइट सनी डे में लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कैसे यंग प्रिंस डेन सॉग्रेस यहाँ पर एक दुकान पर आए थे और उनकी जो यंगेस्ट डॉटर थी वो बस उसे देखकर ही बेहोश हो गई थी। और वहां पर कुछ लड़कियां डिस्कस कर रही थी कि वो दिन पर दिन और ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है और उसे एक बार जरूर देखना चाहेगी। दूसरी लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो सिंगल है। उसकी दोस्त उसे रिमाइंड करती है कि वो अभी 14 साल का है, तो शांत हो जाओ। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वो अपने फादर इतना टॉल हो चुका है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो 20 साल का लगता है। और अभी काफी गॉसिप हो चुकी थी, अब देखते हैं कि हमारा हीरो कितना बड़ा हो चुका है। उसके बाद में दिखाया जाता है आउटस्कर्ट्स ऑफ सॉग्रेस काउंटी, जहां पर एंशिएंट मैजिक भरा हुआ होता है और उसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ द लास्ट डेज। और उस टाइम पर डेन वहां पर एक स्पेशल मिशन पर होता है जो कि उसकी मदर लिली ने उसे दिया होता है। उसके एक हाथ में स्पीयर होता है और एक हाथ में कोई मैप होता है। अब डेन को पता होता है कि उसने एक रास्ता चूज कर लिया और वहां पर बहुत सारे जाल बिछे हो सकते हैं, लेकिन सनसेट में अभी 3 घंटे बचे और उसे 3 घंटे में मिशन कंप्लीट करना है। इसीलिए वो नारुतो की तरह पेड़ के ऊपर यहाँ से वहां जंप करता और आगे बढ़ता रहता है। ये मिशन बहुत ज्यादा सिंपल है कि उसे इस जंगल को क्रॉस करना है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर आएंगे, ट्रैप्स आएंगे जो कि उसकी मदर ने खुद सेट किए थे, और उसे बस पकड़ा नहीं जाना है। वो एक जगह पर लैंड करता है, वहां पर एक लंबी सांस लेता है ताकि वो 1 सेकंड के लिए रिलैक्स कर सके और उसके बाद दोबारा से सामने देख। वहां पर बहुत सारे थिन थ्रेड्स थे जो कि ऑब्वियसली एक जाल था जो उसकी मदर ने ही सेट किया होगा, और उसे ये भी पता था कि अगर वो इस थ्रेड को गलती से भी टच करे तो सारे के सारे ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन ये एक बेसिक ट्रैप था, इसीलिए वो मैनेजेबल था। लेकिन जैसे ही डेन उसके पास जा रहा होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, सामने से बहुत सारे रैट मॉन्स्टर आ जाते हैं, और जैसे ही वो डेन को देखते हैं वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, वो तभी के तभी डेन की तरफ चार्ज करते हैं उस पर अटैक करने के लिए। अब डेन को पता था कि जैसे ये ट्रैप्स को टच करेंगे सारे की सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, इसीलिए उसे रोकना होगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा और गलती से मैंने एक्टिवेट कर दिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है और वो सारे के सारे रैट्स ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वो ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बीच में से काट देते हैं। और डेन ने लास्ट मोमेंट पर यही प्लान बनाया था कि ट्रैप्स को वो एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद मैं दूर हट जाऊंगा। अब लकीली प्लान काम कर जाता है, लेकिन वहां से एक चूहा जिंदा बचकर आ जाता है और वो बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। अब डेन उससे लड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो रोडेंट उतना ही फास्ट है जितना कि डेन है। अब वो जायंट रैट अचानक से रुकता है और डेन पर अटैक करता है और कुछ अजीब सा लिक्विड उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उससे बचने के लिए डेन अपना स्पीयर घुमाता है जिससे वो अटैक तो डिस्पर्स हो जाता है। वो इस रैट पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए अब डिफेंस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उस पर अटैक करता है और उसे बीच में से अलग कर देता है। डेन उसे देखने के लिए वहां पर रुकता भी नहीं है, वो बस आगे कंटिन्यू करता है ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। और सनसेट होने से पहले वो इस मिशन के एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो वहां पर एक लंबी सांस लेता है क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और वो कोशिश कर रहा था कि वो उल्टी ना करे। और अचानक उसे एक फियर्स प्रेजेंस महसूस होती है जो कि जंगल से आ रही थी, और उसे लगता है कि फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो अचानक से जंप करता और अपना स्पीयर हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर थी। वो जानबूझकर अपनी प्रेजेंस को फील होने देती हैं ताकि वो उसे टेस्ट कर सके, और डेन ने सारे के सारे टेस्ट पास कर लिए थे।
और ऊपर से उसका टोटल टाइम था 3 आवर्स और 3 मिनट, जो कि उसकी मदर लिली के ओल्ड रिकॉर्ड से भी बेटर था। और कहती कि मैंने तुम्हें पूरे टाइम देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुम्हें अकेला और खतरे में तो नहीं छोड़ने वाली। लिली को भी पता था कि उसका बेटा कितना ज्यादा गिफ्टेड है, लेकिन माँ को चिंता तो होती ही है। और इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद उन्हें इतना तो यकीन हो जाता है कि डेन की सर्वाइवल स्किल्स में और अडेप्टेबिलिटी में कोई भी फ्लॉ नहीं है। उसकी चीक्स को पुल करती और कहती है कि तुमने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है और इस टाइम पर कोई भी तुम एक असैसिन की तरह रिक्रूट कर सकता, तुम इतने स्किल्ड हो। और उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो उसे वो डैगर देती है, वो लेजेंडरी डैगर जो वो खुद यूज करती थी। उसका नाम था नाइट हॉर्न और उसकी मदर प्राउडली कहते कि आज से इसके प्राउड ऑनर तुम बनोगे। नाइट हॉर्न को एक मिस्टीरियस और से फॉर्म किया गया था और ये किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को कैप्चर कर सकता है। अगर वो चाहे तो इसे यूज कर सकता है ताकि वो दुनिया के सारे पॉइजन्स को इसमें स्टोर कर सके, ताकि वो बाद में इसे मिक्स और अब्सॉर्ब कर सके अपने यूज के हिसाब से। वो अपनी मदर को थैंक यू बोलता है इतने प्रेशियस गिफ्ट के लिए और वो कहता है कि मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। उसके बाद वो उसे ब्लेड को रख लेता है, लेकिन अचानक से जंगल से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। उसके कुछ दिन बाद सॉग्रेस काउंटी के एनेक्स हॉल में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बेड से उठता है। उसकी सफेद दाढ़ी थी, सफेद बाल थे और वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वहां पर डेन आता है कुछ पीने के लिए लेकर और वो कहता है कि आपको ज्यादा नहीं हिलना चाहिए क्योंकि आपने शायद एक्सीडेंटली एक रेड मशरूम खा लिया था जो कि पॉइजनस होते हैं। और कहता है कि लकीली मेरी मदर ने और मैंने आपको ढूंढ लिया था और उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया था। उस बूढ़े आदमी को याद आता है कि हाँ उसने वो मशरूम खाए थे, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि वो इतने ज्यादा पॉइजनस होंगे। और डेन उसे बताता है कि अगर हम वहां पर आने में थोड़ी और देर कर देती तो आप पक्के मारे जाते। डेन उन्हें पानी देता है क्योंकि उसे पता था कि वो पॉइजनस मशरूम खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है। जब डेन उन्हें नोटिस करता है तो उसे एक मैजिक टावर की क्रेस्ट नजर आती है उसकी बेल्ट पर। तो ये बात तो क्लियर थी कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं है। अगर नाइट हॉर्न ने उनके शरीर के अंदर से वो पॉइजन अब्सॉर्ब नहीं किया होता तो ये बूढ़ा आदमी जरूर मारा जाता। उसके बाद वो बूढ़ा पूछता है कि हम कहाँ पर है और वो डेन उसे बताता है कि हम सॉग्रेस काउंटी के एनेक्स टावर में हैं। और वो फिर अपने माथे पर हाथ रखता है कि यार मैं चलते चलते साउथ की तरफ आ गया। डेन उन्हें कहता है कि आप अभी के लिए रेस्ट करिए, उसके बाद यहाँ के काउंट मेरे फादर काउंट सॉग्रेस आपसे आकर जरूर मिलेंगे। उसके बाद वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करता है जिससे वो क्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसे उसकी बड़ी बहन एराबेला के बारे में पता था जिसे सारे के सारे मैजिक टावर रिक्रूट करना चाहते हैं। डेन उसके साथ साथ उन्हें यह भी बताता है कि हमने जब आपको ढूंढा तो मैं अपनी मदर के साथ वहां पर ट्रेन कर रहा था। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है कि तुम उस जंगल में ट्रेन कैसे कर सकते हो। उस जंगल ने मुझे टॉर्मेंट किया था, उस जंगल ने मुझे रुला दिया था। मैं वहां पर मैना यूज करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर इतना ट्विस्टेड मैना था कि वो सारा का सारा मैना बैकफायर कर रहा था। और डेन उन्हें बताता है कि उस फॉरेस्ट में एंशिएंट मैना है और तो वहां पर हिडन ट्रैप्स हैं जो कि हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर हमारी फैमिली के अलावा कोई भी वहां पर जाता है तो उसका सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। और वहां का ट्विस्टेड मैना आज के मॉडर्न मेजेस के हिसाब से नहीं है, इसीलिए वो जगह मेजेस के लिए सबसे बुरी जगह है। और उस बूढ़े इंसान को रियलाइज होता है कि अगर डेन ने उसे सच में नहीं बचाया होता तो वो पक्का मर जाता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। और वो ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि अगर डेन उस फॉरेस्ट में ट्रेन कर सकता है तो वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशनल टैलेंट हो सकता है, क्योंकि उसने वो एंटीडोट भी बना दिया था जो मुझे चाहिए था। क्योंकि देखने से ये लड़का अभी भी यंग लग रहा था और इतनी कम उम्र में उसे सारी की सारी डीप नॉलेज थी जो कि एंटीडोट बनाने के लिए चाहिए। और उस बूढ़े आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाउस सॉग्रेस कितना ज्यादा ब्लेस्ड है। उनके घर में पहले से ही 2 टॉप टियर जनरेशनल टैलेंट थे, एक समनिंग में, एक मैजिक में। उसके बाद ये यंगेस्ट सन, ये भी एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। अगर अभी भी वॉर चल रही होती तो हाउस सॉग्रेस पूरे नेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस बन जाता। और बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू कहता और कहता है कि मैं अपनी डेट हमेशा रिपे करता हूँ। और उसके बाद बताता है कि वो कौन है। ये अपना नाम बताता है सिड्रिन गाउस, फॉर्मर हेड ऑफ निक्सियन मैजिक टावर। और अपने नाम और रैंक को लेकर वो बहुत ज्यादा प्राउड होता है, इसीलिए वो डेन को कहता है कि जो चाहे वो मांग लो। और ये सुनकर भी डेन बहुत ज्यादा शांत रहता है क्योंकि उसे पता था कि ये उस तरह का आदमी लगता है जो कि अपनी सारी वैल्यूएबल पोजेशन को अपने सब स्पेस में रखता है। लेकिन इतना कुछ बताने के बाद भी डेन के चेहरे पर कोई बहुत ही खास शॉक्ड एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है कि यार मैंने अभी भी अपना नाम बताया, पोजीशन बताई है। मोस्टली लोग एक टावर मास्टर के सामने या तो नर्वस होंगे या फिर शॉक्ड होंगे या फिर अमेज्ड होंगे। तुम्हारे चेहरे पर कोई तो एक्सप्रेशन होना चाहिए।
अब सेड्रिक दोबारा से अपनी डिग्निटी को गैदर करने के लिए कहता है कि जो चाहे वो मांग लो, और इस बूढ़े को लगता है कि अब मैं इसे कुछ दूंगा जिससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन डेन कहता है कि मुझे और टाइम चाहिए ताकि मैं अपने रिवॉर्ड के बारे में सोच सकूं, और वो कभी भी सेड्रिक को वो इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है जो वो फील करना चाहता था। और एंड में बस डेन मुड़ता है, वहां से जाने लगता है और उन्हें ग्रेट रिकवरी के लिए विश करता है। और जब डेन वहां से जाता है तो सेड्रिक बेड पर बैठा रहता है और उसके इंडिफरेंस को सोचता रहता है कि यार ये लड़का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मेरे सामने ना नर्वस हो रहा है ना कुछ गिफ्ट के लिए एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने भी सिड्रिन को ऐसे एड्रेस नहीं किया था, ना ही बिहेव किया था कि वो कोई नॉर्मल मेज है। सिड्रिन ने पहले सोचा था उठते ही कि वो यहाँ से 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन अब नहीं। अब उसे साउथ में एक इंटरेस्टिंग लड़का मिल चुका और वो और ज्यादा जानना चाहता है। डेन बहुत ही कैजुअली अपने सर्वेंट हरमन को बताता है कि आखिरकार वो जिस बूढ़े इंसान से मिला था वो कौन है, और उसका सर्वेंट उसे बहुत ही एक्साइटली बताता है कि 8 चेन मेज बिल्कुल टॉप पर बैठते हैं, वो सबसे पावरफुल होते हैं और सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं। और इसका मतलब ये भी था कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस थी, वो अब डेन को एक फेवर ओ करता है। और तो उससे भी कमाल की बात यह है कि मैजिक टावर इस पूरे कॉन्टिनेंट पर एक अलग नेशन की तरह काम करते हैं, एक सॉवरन नेशन की तरह, मतलब उनके पास असली पावर होती है। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि ये बात बड़ी अजीब है कि एक मैजिक टावर का हेड ऐसे ही जंगलों में क्यों घूम रहा था। लेकिन तब ये कोई नॉर्मल जगह तो नहीं थी, क्योंकि इस जंगल को मेजेस फॉरबिडन ग्राउंड की तरह देखते हैं, इसीलिए इसे फॉरेस्ट ऑफ द लास्ट डेज कहा जाता है। डीन ये सारी बातें सुनता उसके बाद अपनी तलवार की तरफ देखता और उससे कहता है कि मेरे लिए एक लॉन्ग स्वॉर्ड ऑर्डर कर दो, क्योंकि ये तलवार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और ये शॉर्ट स्वॉर्ड है। और वो कहता है कि हमारे पास पहले ही काफी सारी तलवार हैं जो कि वॉर ट्रॉफीज हैं, जो कि काउंट सॉग्रेस वॉर से लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद मैं ऑर्डर कर दूंगा और वो कुछ दिनों में आ जाएगी। उसके बाद उसे वो याद आता है कि ड्यूक टर्मिन ने उसे क्रेस्ट दिया था, एक सिंबल दिया था जिससे वो कोई भी वेपन क्राफ्ट करवा सकता है। वो उसके बारे में सोचता है और उस बात को 7 साल हो चुके हैं। अगर वो कभी भी कैपिटल में जाएगा तो सबसे पहले वो उन्हीं के महल में जाएगा। ट्रेनिंग के बाद वो अपने फादर से मिलता है, जबकि उसको लगा था कि उसके फादर को टेरिटरी से बाहर कोई काम है इसलिए वो गए होंगे, लेकिन वो टाइम से वापस आ जाते हैं। उनका काम जल्दी खत्म हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर हेड ऑफ मैजिक टावर का हालचाल पूछने के लिए आए कि वो कैसे हैं। और वो बस उम्मीद कर रहे थे कि सेड्रिक किसी तरीके से एराबेला की हेल्प कर पाए, क्योंकि वो गिफ्टेड है अपनी एकेडमी में सबसे कमाल की, लेकिन तब भी उसे एक अच्छे टीचर की जरूरत होगी। लेकिन उसके छोटे भाई को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि पहले डीन ने भी यही सोचा था कि टावर मास्टर उसकी सिस्टर को गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज के बारे में श्योर नहीं था कि वो ओल्ड मैन उसकी बहन के नखरे झेल पाएगा या उसका एटीट्यूड बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसने सुना था कि एक बार एराबेला ने अपने सीनियर की नाक में मुक्का मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनोइंग था। लेकिन तब भी काउंट सॉग्रेस डेन की तारीफ करते कि उसने एक इंसान की जिंदगी बचाई थी, वो चाहे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था या नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर कहते कि तुमने वही किया था जो एक इंसान को करना चाहिए, लेकिन सारे इंसानों में हिम्मत नहीं होती ये सब कुछ करने की। और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनका बेटा एक बहुत ही केपेबल यंग मैन में बदल चुका है। अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ते रहे, उन्हें अपनी बेटी को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। एराबेला अपनी एकेडमी खत्म कर चुकी थी और अब वो एक मैजिक टावर ढूंढ रही थी जहां पर वो ज्वाइन कर सके। वो चूज कर रही थी क्योंकि सारे मैजिक टावर उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। और क्लेयर दूसरी तरफ एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है, और यही प्राइज होता है एक्सेप्शनल बच्चे होने का। और काउंट सॉग्रेस को पता था कि एराबेला और क्लेयर दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उन्हें अपने बेटे से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो सोच रहे थे कि आखिरकार दुनिया कैसे परसीव करेगी कि डेन के पास इतने सारे टैलेंट्स हैं। और वो मन ही मन सोचते हैं कि मुझे बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा राइवल ड्यूक टर्मियन तुम्हें देखेगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। और डेन सोचता है कि 14 साल हो चुके हैं जब मैं इस नए शरीर में, इस नई दुनिया में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे अब भी ड्यूक टर्मियन की वो बात याद है, वो फियर्सनेस, वो रूथलेसनेस जिसकी वजह से मैं मारा गया था। और जब भी मैं उनका नाम सुनता हूं तो मैं उन्हें हराना चाहता हूं, और ये चीज मुझे फायर्ड अप कर देती है। और डेन ये भी सोचता है कि आखिर काम लायला क्या कर रही होगी, क्योंकि उसका आखिरी लेटर 1 साल पहले आया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत जाते और सॉग्रेस वहां पर बैठकर कंप्लेन कर रहा होता कि यार मैं एक कमरे में कब तक बैठा रहूंगा। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हो तो ज्यादा दूर मत जाना, और उसे स्ट्रिक्टली मना करता है कि मैजिक का यूज मत करना, क्योंकि उसका मैना बैकलैश अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और तो और उसके शरीर में जो पॉइजन था वो भी कंप्लीटली गायब नहीं हुआ है।
और उसे रेस्ट करने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए। अब सेड्रिन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम बाद था, ऑलमोस्ट एक पूरी लाइफ के बाद जो वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो कहता है कि मैं एक कमरे में बैठा भी नहीं रहूंगा, वहां से चला जाता है, जबकि उसे पता भी नहीं था कि बाहर कैसे जाना है, रास्ता क्या है क्या नहीं है। और डॉक्टर मनीमैन सोचता है कि यार ये बुढ़ा दोबारा से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर मुझे संभालना पड़ेगा। और कुछ ही दिनों में वहां पर सारी की सारी मेड्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था कि वो बूढ़ा इंसान थोड़ा अजीब सा है। अब मेजेस या तो जीनियस होते हैं या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होते हैं। उनमें से कुछ मेड बात कर रही थी कि हमने उसे बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हुए देखा है, और अब वो बस गार्डन में खड़े होकर फूलों को देखता रहता है। उन्होंने सुना था कि एक माइटी मेज होना चाहिए था जो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन उनके हिसाब से बस वो एक वियर्ड बूढ़ा आदमी दिखता है। और तो उन्हें यंग एराबेला की भी चिंता हो रही थी कि अगर ये इनका टीचर बन गया तो उसका करियर खराब हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सेड्रिक बिल्कुल चार्म था, वो देख रहा था कि वहां पर उनका गार्डन कितना ज्यादा खूबसूरत है, उन्हें बहुत ही ध्यान से रखा गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस गार्डन को इतने फाइनली डिटेल मैजिक के साथ रखा गया है। अब डेन उनके पास आता और कहता है कि मैंने पूरे एस्टेट में आपको ढूंढा था, अब आप फाइनली यहाँ पर मिले हैं। और सेड्रिक कहता है कि भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था कि मैं एक स्ट्रेंज प्लेस में फंसा हुआ हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और डेन उसे कहता है कि सब लोग आपकी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ये एरिया काफी ज्यादा अच्छा है रेस्ट और रिकवर करने के लिए। और अब वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि इतने सारे नोबल्स साउथ साइड क्यों आते हैं वेकेशंस के लिए। और डेन कहता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे यहाँ से जाना होगा कैपिटल के लिए। और वो बूढ़ा मेज क्यूरियस हो जाता और कहते हैं क्या तुम भी अकेडमी जाने वाले हो, क्योंकि इसकी दोनों बहनों ने पहले ही अकेडमी कंप्लीट कर चुकी है और वो वहां पर काफी फेमस भी हैं। अब सोग्रेस को पता था कि इसकी दोनों बहनें बहुत ज्यादा गिफ्टेड थी और वहां पर एक जीनियस थी, लेकिन वो ज्यादा क्यूरियस इस बारे में थे कि आखिरकार डेन के पास किस तरह का टैलेंट है। और उसके मैना को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, और उसकी बॉडी में बहुत ही डेंस मैना था। और वो सोचते हैं कि अगर इतनी कम उम्र में किसी के अंदर इतना ज्यादा डेंस मैना होता है तो वो मोस्टली अनस्टेबल होता है। अब डेन ये नोटिस कर लेता है और उन्हें कहता है कि आप बिना परमिशन के मैना चेक कर रहे हैं, और वो माफी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, ये काफी रूड था मुझे पता है। लेकिन उसकी तारीफ भी करते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया, ये काफी इंप्रेसिव था। और वो कहता है कि वो बस मेरी आदत है इस वजह से। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे कि आखिरकार डेन इतनी ज्यादा डेंस पावर को मेंटेन कैसे कर रहा है। वो बहुत सालों तक एक आर्च मेज रहे हैं, लेकिन इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस में भी उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। डेन एक एक्सेप्शन था। डेन उनके वियर्ड एक्सप्रेशन को देखता है और कहता है कि आपने क्या देखा। और तब उस बूढ़े इंसान को रियलाइज होता है कि इसके अंदर मैना बहुत सा है, लेकिन एक भी मैजिक सर्कल नहीं है। इतने सारे मैना के साथ तो एक मैजिक सर्कल तो बन जाना चाहिए था। और तब उसे रियलाइज होता है कि क्या हुआ होगा। उसके बाद उसके हार्ट की तरफ देखता है और वहां पर 2 मैना कोर बने हुए थे। और ये सुनकर वो फ्यूरियस हो जाता है कि तुमने ये रास्ता क्यों चुना है, क्योंकि उसके हिसाब से इतना इंसेन अमाउंट ऑफ मैना होने के बाद सिर्फ एक स्पीयर को संभालना इंसेन है। उसे एक मेज बनना चाहिए था, और इतनी सारी पावर को एक सर्कल की बजाय एक कोर में फॉर्म करना ऑलमोस्ट एक क्राइम है। अब डेन थोड़ा कंफ्यूज होता है और उनसे पूछता है क्या मैं दोनों चीजों को एक साथ यूज नहीं कर सकता, मैना कोर को भी और मैना सर्कल को भी। और ये सुनकर वो अपना सर पकड़ लेता है कि ये जनरेशनल टैलेंट हो सकता था, मोस्ट पावरफुल मेज हो सकता था, लेकिन इसे यही नहीं पता कि इसे करना क्या है, और इसने सर्कल्स की बजाय कोर फॉर्म कर लिए हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने कितनी बुरी तरीके से अपने आप को ट्रैप कर लिया है। और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन के पास इतनी कम जिंदगी क्यों होती है, क्योंकि वो दोनों चीज यूज करते हैं, मैना कोर भी और मैना सर्कल भी। और वो 2 सिस्टम आपस में क्लैश करते रहते, जिससे उनका लाइफ स्पैन कम होता है। डेन ने कॉन्सेप्ट को समझ रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चीजें इतनी ज्यादा सीरियस होंगी। और ये आर्च मेज इतना ज्यादा फ्लस्टर्ड या फिर इतना फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गया था क्योंकि उसने सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट को वेस्ट होते हुए देखा है। अब डेन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि मैजिक मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब सेड्रिक कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोई भी मैजिक करने के लिए जो प्योर मैना चाहिए वो बिना मैजिक सर्कल के करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट नहीं, थ्योरी में तो इम्पॉसिबल है। और बहुत से लोगों ने ये ट्राई भी किया है और सबको मैंने पर्सनली देखा, वो सब फेल हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी डेन डिस्करेज नहीं होता है। और डेन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बिना मैना सर्कल के भी मैना को प्योर करके उसे यूज कर सकता हूँ। वो बूढ़ा गुस्सा हो जाता है कि ये बकवास क्या कर रहा है, लेकिन डेन वहां पर एक मैजिक स्पेल को कास्ट करने लगता है, वो मैना को हवा में ही प्योर करने लगता है।
और जो हवा में मैना वर्ड्स होते हैं उन्हें रीअरेंज करने लग जाता है, स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करता है और वो एक फायर स्पेल कास्ट करता है। और वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था लेकिन मैं मैजिक यूज कर पा रहा हूं। और उस टाइम पर उस बूढ़े को यकीन नहीं होता है। वो मैजिक के टॉप टियर पर होता था, वो एक आर्च मेज था, वो एक मैजिक टावर का लीडर था, वो मैजिक वर्ल्ड के सबसे टॉप पर खड़ा था। और अब उसे महसूस हो रहा था कि लोगों को कैसा लगता, नॉर्मल लोगों को कैसा लगता था जब वो एक फ्रीक ऑफ नेचर को देखते थे, वो एक जनरेशनल टैलेंट को देखते थे। उसे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसके बाद वो दोबारा से कोड को रीराइट करने लग जाता और अपने आसपास एक मैजिक बैरियर बना लेता। वो बताता है कि एराबेला ने पहले ही देख लिया था कि मेरे अंदर एक हाई एफिनिटी है मैजिक के लिए, इसीलिए उसने मुझे ये सब कुछ सिखाया था। लेकिन उस बूढ़े इंसान को पता था ये थ्योरी से बहुत आगे जा चुका है, इसने कुछ ऐसा किया है जो कि मैजिक वर्ल्ड को हिला सकता है। उसके पास हाई एफिनिटी ऑफ मैजिक थी और तो और प्योर और डेंस मैना उसके अंदर भरा हुआ था, जिसे वो बिना मैजिक सर्कल के यूज कर सकता है। और वो तभी के तभी कहता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? अब डीन कहता है कि रुको एक मोमेंट, मुझे सोचने तो दो। और लेकिन वो पुश करता रहता है कि तुम्हारा जैसा टैलेंट अगर वेस्ट चला जाता, तुम मैजिक नहीं सीखते हो, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। और अब डेन थोड़ा सा अनॉय हो रहा था, लेकिन सेड्रिक उससे पूछता है, क्या तुमने कभी भी 2 चेन स्पेल को यूज किया है? और डेन कहता है कि नहीं, मेरी बहन ने मुझे बस ऐसे ही बातों बातों में बताया था, इसलिए मैं 1 चेन स्पेल को यूज कर सकता हूँ, 2 चेन स्पेल मुझे अभी तक नहीं आते हैं। और सेड्रिक उसे कहता है कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाते हो तो बहुत कम टाइम में तुम 8 चेन स्पेल को यूज कर पाओगे। अब डेन के पास बेस्ट स्पीयरमैन की ट्रेनिंग थी, वो पहले ही बहुत ही ग्रेट स्वॉर्ड्समैन था, उसके साथ साथ उसकी मॉम बेस्ट असैसिन थी, उसकी भी ट्रेनिंग मिली थी। अब एक आर्च मेज उसे मैजिक के लिए ट्रेन करने वाला था।